Hello guys, welcome back to our channel part 6 of Rebirth of Innocent Girl. Chapter 51 सिंह परिवार कश्यप विला में। बानी अपनी कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके जाकर बेड पर बैठ गई और पिया कही हुई बात को सोचने लगी। क्या सच में तेजवीर के शादी का रिश्ता पिया के लिए ही आया था या फिर इसमें भी महेश का कोई प्लान था? बानी इन सब सोच में एक आह भरते हुए अपने आप से कहने लगी, बानी तू किस परिवार में आकर फंस गई है जो तेरे पिछले जन्म का कुछ बातें भी अभी तक सुलझा नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ मैं? वैसे तो पिछले जन्म में मेरी शादी तेजवीर से ही हुई थी, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा या फिर नहीं? तभी उसके दिमाग की बत्ती दोबारा जल उठी। ये सोचकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। बानी को एक एक कड़ी को जोड़कर पूरा मांजरा ही समझ जाती है। अपनी चेहरे पर एक डेविल मुस्कान लाती हुई कहने लगी, तो मिस्टर कश्यप, यह था तुम्हारा दिमाग का आइडिया? अफसोस आपका सपना पूरा हो पाता मिस्टर महेश। क्या करे, पिछले जन्म में भी तुम्हारा सपना जो तुम्हारी बेटी की शादी का सपना तेजवीर से करवाने का, वो तो अधूरा ही रह गया था और इस जन्म में भी अधूरा ही रह जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव मैं करूंगी। बानी अपनी पूरे कमरे में खुशी से झूमते हुए बोली, चलो बानी, आज तेरी ससुराल वाले आ रहे हैं, तुझे तैयार होना है ना? उससे पहले तो मिसेज कश्यप आती होगी और मंदिर जाकर आने के लिए कहती होगी। इतना कहकर वो काउंटिंग करने लगी, 3, 2, 1। जैसे ही काउंटिंग करना खत्म हुआ उसी समय कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। बानी अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए गाना गुनगुनाने लगी। 30 सेकंड देर करते हुए बानी जाकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे बानी को उम्मीद थी और घटना भी बिल्कुल वैसा ही घटित हो रहा था जैसे पिछले जन्म में हुआ था। सामने रूपाली को देखकर थोड़ा उदास मायूस होने का नाटक करने लगी। ये देख रूपाली को लग गया कि बानी को पिया की बात बुरी लगी है और पिया की किस्मत पर जलन भी हो रही होगी। ये सब सोचते हुए रूपाली के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। देखो बानी, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा कि पिया को इतनी बड़ी घर से शादी का प्रस्ताव आया है, लेकिन क्या करे, वो सब नसीब में होना चाहिए। तुम परेशान मत हो, ऋषभ भी अच्छा लड़का है। इतना कहकर वो बानी को देखने लगी। वो ये जानना चाहती थी कि इस पर बानी का रिएक्शन क्या होगा। रूपाली अच्छे से जानती थी कि बानी ऋषभ से ही शादी होने वाली है। बानी भी बहुत अच्छे से जान गई थी अब इस वक्त रूपाली के दिमाग में क्या चल रहा है। वो अंदर ही अंदर रूपाली के ऊपर मजाक उड़ाए जा रही थी। बानी रूपाली को तो कुछ नहीं कहा, बस वो जो सोच रही थी, समझ रही थी वही करने दिया। बानी अपना नाटक को कंटिन्यू रखते हुए रूपाली से बोली। हालांकि बानी को अच्छे से पता था कि अब रूपाली क्या कहने वाली है, फिर भी बानी बड़े ही आराम से पूछा, आपको कुछ कहना था? हाँ, वो आज पिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं ना, तो घर में कितने सारे काम है। सबसे पहले तुम मंदिर जाकर आओ, बाद में घर का सारा काम भी तो देखना है। रूपाली थोड़ा घमंड में आकर बानी से कहा। रूपाली की बात सुनकर बानी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जान गई थी अब आगे उसे क्या करना है। बानी रूपाली की बात मानते हुए कहा, जी ठीक है, और कुछ? बहुत कुछ है, पहले तुम मंदिर होकर आओ। रूपाली इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। शाम का समय, पिया शॉपिंग करके वापस घर आ गई थी। जैसे विनय ने बताया था, सिंह परिवार आने का समय भी हो चला था। महेश, रूपाली और बुआ कात्यायनी सभी तैयारियां देख रही थे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। महेश भी सारी तैयारियां देख रहा था। आज उसके चेहरे पर भी एक अलग ही घमंड से भरा था, मानो पूरी दुनिया ही जीत लिया हो। रूपाली कुछ नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी, उसके पास महेश आया और हर तरफ नज़र दौड़ाते हुए कहा, वैसे बानी कहाँ है? मैंने उसे मंदिर भेजा है और वहां से आते समय सुपरमार्केट से कुछ सामान लाने को कहा है। क्यों, क्या हुआ? रूपाली महेश से कहा। महेश ये सुनकर नॉर्मल होते हुए कहा, कुछ नहीं, बस वो कहीं नहीं दिख रही है, तुम अकेली सारा इंतजाम देख रही हो इसलिए पूछा। ये सुनकर रूपाली मुस्कुराने लगी। तभी एक नौकर भागते हुए महेश के पास आ गया। अपनी सांस को काबू में करते हुए कहा, साहब, मैडम लड़के वाले आ गए। जैसे ही महेश, रूपाली बाकी सब ये सुना तो जल्दी से सब अपना अपना काम करने के लिए तैयार हो गए। आज कात्यायनी के पति नीलकंठ, उसका बेटा देवानंद भी आए हुए थे। महेश रूपाली जल्दी से मैन एंट्रेंस पर पहुंच गए पूरे सिंह परिवार को स्वागत करने के लिए।
महेश ने देखा कि मिस्टर दामोदर, मिसेज कविता सिंह, दीपेंद्र, गौतमी, ओमकार, अरुणिमा, कमल, गीता और एरिश की बीवी एकता और छोटी सी बच्ची परी इतने ही आए हुए थे। सिर्फ बड़े लोग ही आए थे, बाकी लोग नहीं आए हुए थे। महेश सबको बड़े ही आदर के साथ स्वागत करके सबको अंदर आने के लिए कह दिया। सिंह परिवार भी महेश के बात को रिस्पेक्ट देते हुए सब लोग अंदर आ गए, लेकिन महेश ने देखा कि बस घर के बड़े सदस्य ही आए हुए हैं, बाकी लोग तो नहीं आए हुए थे। खास करके जिनको शादी करनी है वो लड़का यानी तेजवीर भी नहीं आया था। महेश ये देखकर बड़े ही रिस्पेक्टफुली के साथ मिस्टर दामोदर सिंह से कहा, सिंह साहब, बाकी लोग भी नहीं आए। वो क्या है ना मिस्टर कश्यप, मेरा पोता बहुत बिजी रहता है, वो भी कुछ ही समय में आता ही होगा, तब तक हम लड़की को देख लेते हैं, कहीं आप लोगों बुरा तो नहीं लगाना, मिसेज कविता बोली। कविता की बात सुनकर पहले महेश थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा, लेकिन अगले ही पल बात को संभालते हुए कहा, जी आप सही कह रहे हैं, आइए आप लोग अंदर आइए। सब सिंह परिवार आकर हॉल में बैठ गए और यहाँ वहाँ की बातें भी करने लग गए। कुछ देर तक बात करने के बाद कविता बोली, लड़की को बुलाए। जैसे ही कविता ने ये कहा, रूपाली जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और हंसते हुई बोली, जी मैं अभी बुलाकर लाती हूँ, और पिया को लेने चली गई। उसी समय एक नौकर भागकर आया, महेश से सिर झुकाकर कहा, साहब, मिस्टर सिंह भी आ गए हैं। ये सुनकर महेश जल्दी से भागकर तेजवीर को बुलाने या यूं कहो कि स्वागत करने जल्दी से दरवाजे पर खड़े होने जाने लगे, लेकिन तब तक तेजवीर अपनी खतरनाक ऑरा लेकर चेहरे पर कोई भी भाव नहीं घर के अंदर चला आया। सब लोग दरवाजे की ओर देखा तो तेजवीर और उसके असिस्टेंट राघव साथ ही एरिस भी चलकर अंदर आ रहा था। ये देख सबके चेहरे पर खुशी थी तो वही कविता बहुत ज्यादा खुश थी। तेजवीर अंदर हॉल में आकर खड़ा हो गया। सबसे पहले उसकी नज़र उसकी दादी कविता पर चली गई जो मुस्कुरा रही थी, लेकिन तेजवीर के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं था, लेकिन उसके मन में अपनी दादी के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अपनी दादी की बात मानकर आज वो यहाँ आ गया था। तेजवीर यहाँ आने की एक और वजह भी थी, जिससे वो कविता की बात मान गया था। चैप्टर 52 प्रिया नहीं बानी के लिए रिश्ता। तेजवीर कश्यप विला आने का एक और भी कारण था, वो थी बानी। वो बानी के लिए भी यहाँ आया था। रूपाली पिया को लेकर नीचे हॉल में आ गई। सब लोग जैसे ही रूपाली के बगल में खड़ी पिया पर गई, सब लोग उसे देखना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस सब चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लिए पिया को देख रहे थे, सिवाय दो लोगों की। उनका चेहरा थोड़ा बदल गया था। वो लोग और कोई नहीं बल्कि कविता और गौतमी ही थी। गौतमी पहले पिया को देखती तो कभी कविता को, लेकिन कविता पिया को देखकर थोड़ा गंभीर हो गई। लेकिन सब लोगों की हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया था। वही तेजवीर तो एक बार भी पिया की ओर नज़र उठाकर नहीं देखा था। महेश को कुछ अजीब सी फील आने लगी थी कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी बाकी सदस्यों को देखकर थोड़ा शांत हो रहा था। फिर भी पता नहीं क्यों उसे कुछ गलत होने जैसा ही फील हो रहा था। तभी सबके कानों में कविता की आवाज़ आई, मिस्टर कश्यप, मैंने सुना है आपकी पिया से भी एक और बड़ी बेटी हैं। उसकी बात सुनकर पहले महेश तो कंफ्यूज हो गया और रूपाली को देखने लगा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कविता से पूछा, जी मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं। कविता सीधे पॉइंट पर आती हुई बोली, मेरा मतलब है हम लोग तुम्हारी सगी बेटी को देखने नहीं बल्कि मुंह बोली बेटी यानी बानी को देखने आए हैं। जैसे ही सब ने ये सुना तो सब लोगों के चेहरे का हाव भाव ही बदल गए। सिंह परिवार के कुछ सदस्य कंफ्यूज थे तो गौतमी के चेहरे पर थोड़ा नॉर्मल एक्सप्रेशन छा गया। वहीं तेजवीर जैसे ही अपनी दादी के मुंह से ये सुना, इतनी देर से अपनी मोबाइल में घुसा हुआ तेजवीर एक ही झटके में सिर ऊपर उठाकर अपनी दादी को हैरानी से देखने लगा। वही कश्यप परिवार के सभी सदस्य का चेहरा पूरा काला ही पड़ गया, खास करके महेश और रूपाली की। और रही बात पिया की तो जैसे ही उसने बानी का नाम सुना तो गुस्से से तिलमिलाने लगी। उसके मन में बानी को जान से मार डालने का मन करने लगा था। अपनी दोनों हाथों की मुठियां कस ली और दांत भींचते हुए धीरे से बुदबुदाने लगी, फिर से बानी, बानी रियली आई विल किल यू। रूपाली अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी, कहीं सिंह परिवार के सामने ऐसे वैसे कुछ ना बोल दे, इसलिए जल्दी से पिया के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करा दिया। अपनी बेटी की ये हालत देखकर रूपाली बात को संभालते हुए कहा, माफ़ कर दीजिए मिसेज सिंह, हमारी बानी की पहले से ही एंगेज है, उसकी शादी तो पहले से ही तैयार हो चुकी है।
ऋषभ के साथ। क्या? कविता के मुंह से बस एक ही शब्द निकला जो कि तेजवीर ये सुनकर हैरान था, उसे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। कविता और तेजवीर दोनों एक साथ राघव की ओर देखने लगे। हालांकि तेजवीर और कविता थोड़ी दूरी पर बैठे थे और दोनों को भी ये भी एहसास नहीं था कि वो दोनों मिलकर राघव को घूर रहे हैं, क्योंकि बानी के बारे में इन्वेस्टिगेशन वही तो किया था, लेकिन उसमें तो कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ था कि बानी की पहले से ही सगाई हो गई है। अपनी ओर दोनों को ऐसे घूरते हुए देखकर बेचारा राघव क्या कर सकता था, खुद उसे ही नहीं पता था। जिंदगी में ये पहली बार ऐसा हुआ था जो इन्वेस्टिगेशन करते वक्त कुछ छूट गया हो, खास करके उस इंसान के बारे में जो मेरे बॉस और दादी माँ को पसंद आई थी। ये सोचकर ही पसीना छूटने लगा कि अब आगे क्या होगा। कविता रूपाली की बात सुनकर उससे कहा, लेकिन ये कब हुआ? जब बानी 15 साल की थी तब मेरी सासू माँ ने बानी की सगाई तय कर दी गई थी ऋषभ के साथ। जब को 18 साल की हो जाएगी तब उसकी शादी करवाने का फैसला कर दिया था। लेकिन मिसेज सिंह, हम हमरे बानी को इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाले थे, लेकिन क्या करे, बड़ों की फैसले को हमें आदर करनी ही पड़ती है, इसलिए हम सब माँ का फैसले को मानना पड़ा। रूपाली ये बात इतनी ड्रामेटिकली बोली थी कि सब रूपाली की बात सुनकर सिंह परिवार उदास हो गए। उनको भी रूपाली की बात सच्चाई नजर आने लगी थी। कविता एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, आहे, आप सही कह रही है, अब क्या कर सकते हैं, जो भाग्य में होता है वही होता है। इतना कहकर चुप हो गई, लेकिन कात्यायनी सबकी नज़र पिया पर लाने के लिए थोड़ा इमोशनल होने की नाटक करते हुए बोली, हाँ, जब मेरी माँ थी तो हमारी बानी की सगाई तो हो गई है, लेकिन हमरे पिया का क्या होगा? हमारी बच्ची तो आज तक किसी से ज़्यादा लगाव नहीं लगाया था, खास करके लड़कों से तो दूर की बात है। आज पहली बार वो आप लोगों से आने से बहुत खुश थी। बुआ की बात सुन सब लोग उसे ही देखने लगे। ये देख बुआ मन ही मन में बुदबुदाने लगी कि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रामा तो नहीं कर दिया। ये देख थोड़ा और नाटक करते हुए बोली, ताकि सबको विश्वास हो जाए कि वो जो कह रही है सही कह रही है। हमारे पिया सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान लगाती हैं। आज पहली बार उसके चेहरे पर खुशी देखी थी, वो बहुत ज़्यादा। मैंने इसका कारण पूछा तो पता है उसने क्या कहा? कहा कि बुआ सिंह परिवार बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टफुल फैमिली है, वहाँ जो कोई भी लड़की शादी करके जाएगी तो यकीनन बहुत ही खुश नसीब होगी, क्योंकि सिंह परिवार कभी भी बहू को बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह देखते हैं। और कौन लड़की वही नहीं चाहेगी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि अगर उसके नसीब में है तो मैं बहू नहीं बल्कि एक बेटी बनकर जाऊंगी। जैसे ही ये सुना तो सिंह परिवार के कुछ सदस्य हैरान थे तो कुछ लोग खुश भी और कुछ परेशान भी थे। वही महेश, रूपाली, खास करके पिया तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बुआ इतनी टैलेंटेड है ड्रामा करने में। सच में कोई भी सास बहू की सीरियल में होती तो पक्का ऑस्कर अवार्ड मिल जाता। ये सब सोचकर मन ही मन में अपनी बुआ की तारीफ करने लगी। वही खड़े महेश और रूपाली कात्यायनी की बात सुनकर एक राहत भरी सांस लेने लगे, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि कात्यायनी सिंह परिवार को पिया के लिए मना ही लेगी। यही सोचकर वो दोनों खुश होने लगे, कात्यायनी की बातों में हाँ मिलाने लगे। वही कविता कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी दरवाजे की ओर से एक कोमल और प्यारी सी आवाज़ आई। जी बुआ, आप सही कह रही है, लेकिन ये बताएं मेरी सगाई कब और किससे हुई थी? जैसे ही सब लोग ये सुना तो सब एक साथ दरवाजे की तरफ देखने लगे। जैसे ही महेश, रूपाली और कात्यायनी ने दरवाज पर खड़े उस इंसान को देखा तो उनका दिल धक से रह गया। चैप्टर 53 झूठ और डर। दरवाजे पर खड़ी बानी को देखकर महेश के साथ साथ रूपाली और कात्यायनी का चेहरा काला ही पड़ गया। उन लोगों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। महेश मन ही मन बानी को बहुत गंदी तरीके से भद्दी गालियां देने लगा। अपनी ही बेटी की उम्र की एक लड़की को इतनी भद्दी गालियां दे रहा था कि अगर सच में वो गालियां कोई सुनता तो यकीनन वो बेहोश ही हो जाता। इस पर ही महेश का कैरेक्टर कैसा है ये पता चल जाता है। कोई शक नहीं कि पिया बिल्कुल अपने बाप पर ही गई थी। वही रूपाली तो ये सोच में डूबी हुई थी कि बानी इतनी जल्दी कैसे आ गई। वैसे सच्चाई ये भी थी कि पहले महेश या रूपाली को नहीं पता था कि ये रिश्ता बानी के लिए आया है, लेकिन जैसे ही उन्हें कविता से ये पता चला कि ये रिश्ता बानी के लिए लेकर आए हैं तो कुछ पल के लिए तो उनके सारे सपने बिखर गए थे। तभी बुआ ऐसे तैसे करके बात को संभालिया था तो अचानक बानी आ जाएगी ये उन्हें नहीं पता था।
वही बानी दरवाजे पर अभी भी खड़ी हुई थी, उसकी नज़र महेश पर ही टिकी थी। उसके चेहरे से साफ मालूम पड़ रहा था कि महेश उसे बहुत बुरी तरह से गाली दे रहा है। फिर भी बानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे देखकर और भी भयानक रूप से स्माइल दे रही थी। ये देख महेश हैरान हो गया। बानी को याद आया कि पिछले जन्म में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। फ़र्क इतना था कि पुरानी बानी बेवकूफ़ की तरह रूपाली की बात मानकर मंदिर चली गई थी, लेकिन इस जन्म की बानी मतलब नई बानी मंदिर जाने बजाय वो किसी की नज़र ना आए बैगर घर पर ही रुकी थी, ताकि सच्चाई का पता लगा सके। और बानी को सब कुछ पता चल गया कि महेश का प्लानिंग क्या है। अब बानी भी ठान ली कि वो महेश को जीतने नहीं देगी, उसका प्लानिंग उसी पर ही आजमाएगी। ये सोचते हुए अपनी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए धीरे धीरे चलकर हॉल में आ गई। महेश आगे आकर बानी को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। तुम यहाँ क्या? इससे आगे कुछ कहता बानी तुरंत सिंह परिवार के तरफ मुड़ी और अपनी दोनों हाथों को जोड़कर बड़े ही विनम्र के साथ सबसे कहने लगी, नमस्ते दादी माँ, नमस्ते सर, नमस्ते आंटी जी। सबसे नमस्ते बोलकर वो फिर पीछे मुड़ी जहाँ कात्यायनी खड़ी हुई थी। हाँ बुआ जी, आप कुछ कह रही थी, आप किसकी सगाई के बारे में बोल रही थी, थोड़ा हमें भी बताइए, वो क्या है ना? कुछ बातों को लेकर गलतफहमी हो गई तो मैं आप लोगों की मदद कर दूंगी गलतफहमी दूर करने में, बानी बड़े ही आराम से कहा। बानी की रवैये से महेश बुआ रूपाली थोड़ा घबराने लगे। सिंह परिवार को बानी बहुत ही सुंदर सुलझी हुई लड़की दिख रही थी, तो वही महेश रूपाली को बानी एक बदतमीज घमंडी लड़की दिख रही थी। बानी आगे कुछ ना कहे बीच में ही टोकते हुए महेश ने कहा, बानी बेटा, बड़ों के बीच छोटे नहीं बोलते। अरे नहीं महेश अंकल, मुझे बोलना ही होगा, वरना मैं अपने आप को प्रूव कैसे करूंगी कि मेरी सगाई नहीं हुई है। इनफैक्ट सच्चाई ये है, मेरा और ऋषभ का रिश्ता दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आप लोग मेरे बारे में ऐसे कैसे फैला सकते हैं? रही बात दादी माँ की, तो उन्होंने कभी भी ऐसे बातें तो की ही नहीं। इन सारे बातें बानी बड़े ही मासूमियत से कही थी, जिससे सिंह परिवार बानी पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। खास करके कविता तेजवीर गौतमी को वो बानी के लिए भी बुरा लगने लगा था, ये सोचकर कि आखिर बानी के साथ हो क्या रहा है, ये बानी क्या कह रही है। लेकिन महेश और उसकी परिवार खा जाने वाले नज़रों से बानी को ही घूरे जा रहे थे। बानी उन लोगों को देखकर अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दे रही थी, तो वही सिंह परिवारों के सामने एक मासूम लड़की रुवासी उदास चेहरा बनाकर देख रही थी। बानी का ये ड्रामा देख महेश रूपाली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर सिंह परिवार ना होते तो महेश बानी को वही मार डालता, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए चुप रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। बानी ने कहा, बताए बुआ, मेरी और ऋषभ की सगाई कब और कैसे हुई? ये सुन बुआ हकलाने लगी, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रही थी। ऐसे तैसे करके कहने की कोशिश करने लगी, बानी, तुझे नहीं पता, तू बहुत छोटी थी, और माँ हम सब लोग, साथ ही ऋषभ का परिवार भी शामिल था, और वो लोग तुझे उनके घर की बहू भी मान चुके हैं। बिना मुझे बताए मेरी सगाई कर दी आप लोगों ने, एक छोटी बच्ची को सगाई के नाम पर बेच दिया। बानी ये बात इतनी आराम से कह रही थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में बानी गुस्से में कह रही थी या ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रही थी। क्योंकि बानी अच्छी तरह से जानती थी कि ये सब इन लोगों का ही प्लानिंग है। बानी की बात सुन बुआ गुस्से में तिलमिला उठी, लगभग चिल्लाते हुए बोली, बानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाने की? वैसे मैंने कहा था कि ये फैसला माँ की और शुक्ला परिवार थी। ये सुनकर बानी हंसते हुए कहा, क्या सच में? ये सुनकर बुआ कुछ नहीं बोली, बस गुस्से से उसे घूरने लगी। कश्यप परिवार में ये सब तमाशा देखकर अब सिंह परिवार को भी गुस्सा आने लगा था। कविता अब कश्यप परिवार के मैटर में पढ़ना नहीं चाहती थी। उन लोगों के बात को बीच में रोकते हुए कहने लगी, देखिए, आपके परिवार में जो भी मैटर हो रही है वो आप बाद में सुलझा लीजिए या बाद में डिस्कस कर लीजिए, लेकिन एक बात मैं भी बताना चाहूँगी, हम यहाँ रिश्ता बानी के लिए लेकर आए थे क्योंकि हमें बानी पसंद है इसलिए, लेकिन आप कह रहे हो कि बानी की सगाई हो गई है, तो ठीक है, हम चलते हैं। कविता की बातें सुनकर कश्यप परिवार हैरान हो गए। बानी भी थोड़ी सी परेशान हो गई, लेकिन वो इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी। कविता की बात सुनकर वो चुप हो गई, एक नज़र तेजवीर पर डाली जो कितने देर से उसे ही देखे जा रहा था।
बानी को मन ही मन में महेश और उसके परिवार पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चले तो महेश खून कर डालती। बानी कुछ सोचकर कविता से बड़े ही विनम्र से कहा, दादी जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, हमारे वजह से आपका समय बर्बाद हुआ। लेकिन दादी जी प्लीज़ आप नाराज़ ना होइए, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मेरे वकील अभी आते होंगे। सब लोग बानी के मुंह से वकील का शब्द सुनकर हैरान हो गए, सबसे ज्यादा तो महेश था। जब कविता ने ये सुना तो उसे लगा कि महेश का परिवार बानी को किसी बात को लेकर परेशान कर रहे हैं। ये सोचकर वो जल्दी से बानी के पास आते हुए बोली, बानी बेटा क्या बात है, तुम किसी बात को लेकर परेशान में हो क्या, या कोई तुझे परेशान कर रहा है? आज तुमने वकील को क्यों बुलाया है? बानी उदास होकर सिर झुकाए ही बोली, दादी जी प्लीज कुछ मिनट यही रुकिए, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग सच कह रहे हैं या झूठ। अब महेश भी डर गया था और उसके दिमाग ख्याल आने लगा कि कहीं उनके झूठ सामने तो नहीं आएगी। चैप्टर 54 खुला बानी का राज। कविता बानी की बात मानकर वही रुक गई और कुछ ही मिनटों में बानी के एडवोकेट त्रिपाठी चलकर अंदर आए। उसे अंदर आता देख सिंह परिवार बस खामोश होकर वहीं बैठे रहे, खासकर कविता, गौतमी और तेजवीर, क्योंकि वो भी जानना चाहते थे कि आखिर बानी क्या कहना चाह रही है। वही महेश का हाल तो बहुत बुरी तरह से खराब होने लगा था। सबसे ज्यादा डर की बात यह थी कि उसका इमेज सिंह परिवार के सामने खराब होने नहीं देना चाहता था। आलोक त्रिपाठी अंदर आ गया और बानी के पास जाकर खड़ा हो गया। सबसे पहले सिंह परिवार के मुखिया मिस्टर दामोदर सिंह को ग्रीट करते हुए कहा, गुड इवनिंग मिस्टर सिंह। दामोदर हल्का सा सिर हिला दिया। त्रिपाठी तेजवीर को भी ग्रीट करते हुए बाकी लोगों से भी दीपेंद्र सिंह, ओमकार सिंह और कमल सिंह को भी ग्रीट कर दिया, लेकिन सब हाँ में ही सिर हिला रहे थे, क्योंकि वो सभी आगे आगे क्या होने वाला है जानना चाहते थे। इसलिए दामोदर सिंह जल्दी से बोले, मिस्टर त्रिपाठी जी जल्दी से बताएं कि ये मामला क्या है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं इस बच्ची के साथ। वैसे कितने देर से महेश और उनके परिवार की बकवास सुने जा रहे थे, अब उनको भी गुस्सा आने लगा था। आलोक त्रिपाठी हमें सिर हिलाकर बानी के तरफ देखा। बानी भी आंखों से इशारा कर दिया कि कंटिन्यू करे। ये देख त्रिपाठी जल्दी से फाइल में से एक अग्रीमेंट पेपर निकाला और बानी को देखते हुए कहा, मिस बानी, क्या आप ही इस एग्रीमेंट को पढ़कर सुनाएगी या नहीं? त्रिपाठी अंकल आप ही सुना दीजिए, ताकि इन लोगों को अच्छे से उनके दिमाग में बैठ जाए। वो क्या है ना, बार बार भूल जाते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ, इसलिए आज इन लोगों को पता तो चल जाए कि असलियत में सच क्या है। बानी महेश की ओर पॉइंट करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दामोदर इतना तो समझ गया था कि ये लोग जो खड़े होकर बानी को लेकर बहस करे जा रहे हैं, असलियत में कुछ और ही बात है। अब वे भी आतुर थे ये जानने के लिए कि ये लोग बानी के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। त्रिपाठी एग्रीमेंट में लिखा हुआ कंडीशन के बारे में बताना शुरू कर दिया। इस एग्रीमेंट के हिसाब से मिस बानी 18 साल की होने तक किसी से वो सगाई कर सकती है और ना ही शादी। अगर उन्होंने मजबूरी या अपने जिद में आकर ऐसा कुछ भी किया तो उनके सारे आने वाले पैसे और प्रॉपर्टी सब कुछ कोर्ट के अंदर चला जाएगा। इतना पढ़ते ही त्रिपाठी एक और लेटर निकालता है। सबके ओर देखते हुए उस लेटर को पढ़ना शुरू कर दिया। मैं गायत्री कश्यप, इस बच्ची यानी बानी को जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक उसका देखभाल करने की मेरी जिम्मेदारी होगी। जब वो 18 साल तक नहीं हो जाती तब तक मैं उसे कोई भी निर्णय लेने की सहमति नहीं दूंगी। अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो पहले उसे 18 साल की होनी ही चाहिए, तब जाकर वो कोई भी निर्णय ले सकती है, चाहे वो सगाई हो या शादी या कोई भी छोटी मोटी या कुछ भी डिसीजन हो, उसे सिर्फ 18 साल के बाद ही लेने की हकदार होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे के बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों खुद ब खुद कानून के तरफ से पता चल जाएगा। उसका जो कुछ भी पैसा और प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ उसका ही होगा। अगर वो अपना सारा प्रॉपर्टीज किसी और को देना चाहेगी तो वो बेशक दे सकती है, लेकिन शादी के बाद। मतलब साफ है, उसका प्रॉपर्टीज भी देने का हक शादी के बाद ही मिलेगा। बानी बेटा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे साथ तुम 18 साल होने तक भी मैं जिंदा रह पाऊंगी भी या नहीं पता नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें इस लेटर में लिख कर जा रही हूं, ताकि तुम भविष्य में कोई भी निर्णय लेना चाहो तो सही से लो। कोई भी बात या निर्णय जज्बातों में आकर मत लेना।
मैं जानती हूँ तुम हर एक इंसान पर भरोसा कर लेती हो। सामने वाले का असलियत तुम नहीं समझ पाती, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता सताती रहती है। काश तुम्हारे एग्रीमेंट में 18 साल की जगह 30 साल होता। तब तक तू इतना तो काबिलियत हो जाती कि सामने वाले इंसान को पहचाने में। खैर, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी बेटा, तुम हमेशा किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करना, चाहे वो तुम्हारे आसपास ही रहने वाले लोग हो या अपना कहने वाले। बस अपने आप को हिफाजत रखना। एक और सच्चाई बतानी है बेटा, तुम कश्यप नहीं अरोड़ा खानदान की बेटी हो। इस वक्त तुम्हारे परिवार कहाँ है ये मैं नहीं जानती, क्योंकि जब तुम मुझे मिली थी तब बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में मिली थी। तुम्हें आगे जाकर अपने परिवार को खुद तुम्हें ही ढूंढना होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सावधानी से बेटा, हमेशा सावधानी से बरतना होगा, सोच समझकर अपना कदम रखना होगा। बस मैं इतना ही बता सकती हूँ, आगे तुम खुद तैर कर सकती हो। और अब तुम 18 साल होने में बस कुछ ही महीने बची होगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बस तू हमेशा खुश रहे मेरा बच्चा। तुम्हारे दादी माँ, गायत्री कश्यप। सबके सामने इतना बड़ा राज खुल गया। सच्चाई सामने आने से सबके सब हैरान थे। हालांकि बानी को इतना पता ही था कि वो कश्यप नहीं बल्कि अरोड़ा है, वो भी प्रॉपर्टीज के कागज से पता चला था। लेकिन असलियत में हकीकत कुछ और ही थी। सबके साथ साथ बानी भी बहुत ज़्यादा हैरान थी। वो इसलिए हैरान थी कि उसके फैमिली अभी भी जिंदा है, और वो गायत्री को याद करके इतनी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई कि उसके आंखों से बह रहे आंसू साफ बयां कर रही थी। एक वही तो थी जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तभी बानी को यह सांस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। जब उसने अपने नज़रें उठाकर देखा तो बगल में गौतमी खड़ी थी। लेकिन कोई था जो उनके चेहरे का रंग ही पूरी तरह से उड़ चुका था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि महेश ही था। जैसे ही वो अपने माँ की लिखी हुई लेटर पढ़ते हुए सुना था, उसका चेहरा ही पीला पड़ चुका था। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये बात बानी को पहले से ही पता थी। इसका मतलब बानी जानती थी कि मैं क्या करने वाला हूँ और क्या प्लानिंग है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बानी को पता चली तो चली कैसे? बेचारे उन लोगों को क्या पता है। बानी उन लोगों की हर एक चाल बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब उसका दूसरा जन्म भी मिल चुका था, जिस वजह से उसे महेश का हर एक चाल बहुत अच्छी तरह से समझने लगी थी। बानी को तभी शक हुआ था जब रूपाली उसे मंदिर जाने के लिए कहा था। सच ये भी था कि बेचारी रूपाली या किसी और को भी ये बात पता नहीं थी कि ये रिश्ता पिया के लिए नहीं बल्कि बानी के लिए आई थी। बानी को इस बात से नाराज तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने ये सुना कि उसकी सगाई ऋषभ शुक्ला से हो गई है, तब उसे गुस्से में भर गई थी। तब जाकर उसे समझ आ गया कि झूठी कहानी बनाकर पिया और तेजवीर की सगाई करवा दी थी। अरे नहीं, सगाई भी नहीं हुई थी बल्कि सीधे शादी ही होने वाली थी। चैप्टर 55 बानी तेज की शादी हो गई फिक्स। बानी को समझ आ गया कि मेरे बारे में झूठी कहानी बनाकर ही पिया और तेजवीर की सगाई करवा दी थी। अरे सच्चाई ये थी कि सगाई भी नहीं हुई थी बल्कि सीधे शादी ही होने वाली थी। लेकिन पिया की शादी तेजवीर से होने वाली थी तो क्यों नहीं हुई? उसे याद आया कि आखिरी में पिया ही गायब हो गई थी। लेकिन क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, ये भी जाना था उसे। इन सभी ख्यालों में बानी इतनी खो चुकी थी, उसे गौतमी का आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी। गौतमी बार बार उसका नाम लेकर ही पुकारे जा रही थी, लेकिन बानी वो तो पिछले जन्म की यादों में इतनी डूबी थी कि उसे कुछ सुनाई दी नहीं रही थी। गौतमी हल्का सा हिलाने से बानी अपनी चेतना में लौट आए। उसने देखा कि गौतमी उसको परेशान होकर देख रही थी। ये देख बानी थोड़ी एम्बारिसिंग फील करने लगी और जल्दी से माफ़ी मांगते हुए कहा, हाँ, हमें माफ़ कर दीजिए, वो मैं कुछ सोच रही थी। ये सुन गौतमी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता है तुम किसी सोच में डूबी हो, इसलिए तुम्हें आवाज़ दे रही थी। बानी सिंह परिवार के ओर देखकर माफ़ी मंगाते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए। वो आगे कुछ कहने वाली थी कि तभी कविता आगे आते हुए बोली, तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अब कहने की बारी तो मिस्टर कश्यप को है। मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। महेश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। अगर सिंह परिवार यहाँ नहीं होता तो उसे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बानी को भी सच्चाई पता चल जाती तभी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन अब सच्चाई उन लोगों के सामने थी जो पूरी दुनिया भी इन लोगों के आगे झुकने पर मजबूर हो जाती है।
अगर सिंह परिवार को निराशा कर दिया तो उसकी जिंदगी ही तबाह हो जाएगी, और अब वो इतनी बुरी तरह से फंस चुका था कि ना ही निगलने हो रहा था और ना ही उगलने में, बीचों बीच एक कांटे की तरह फंसा पड़ा था। महेश डर से पसीने छूटने लगे थे। वो कुछ कहता तभी कविता अपने जगह से उठते हुए कहा, देखिए मिस्टर कश्यप, हम लोग नहीं जानते कि आपके फैमिली मैटर क्या है, लेकिन एक बात तो हमें पता चल गया है कि बानी की किसी से भी सगाई नहीं हुई है। और आप लोग हमसे ऐसा क्यों कहा? खैर, इसे जाने देते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि बानी की शादी मेरे पोते तेजवीर से हो। क्या आप लोग इस रिश्ते से खुश हैं? कविता की बातें सुनकर बानी को छोड़कर बाकी सब कश्यप परिवार वाले लोग हैरान परेशान होने लगे, क्योंकि वे लोग तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि बानी इतने नामी गिरामी बड़े खानदान रॉयल फैमिली में बहू बनकर जाए। अगर रूपाली और बाकी लोग आने वाले तूफान के बारे में नहीं जान पा रहे थे, लेकिन महेश बड़े अच्छे से जान पा रहा था। अगर वे लोग बानी की शादी के बारे में और ज़्यादा इनकार करने की कोशिश की या फिर सिंह परिवार को गुस्सा दिलाने वाले जैसा कोई भी हरकत काम किया तो शायद हो सकता था कि कुछ गलत हो जाए। महेश ये सब सोचकर उसका दिल डर से कांपने लगा था। कविता की बातें सुनकर वो जल्दी से जवाब देते हुए कहा, जी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। महेश के बात सुनकर सिंह परिवार बहुत ज्यादा खुश थे, तो वही कश्यप परिवार उदास, गुस्सा, निराश, हताश थे। सबसे ज्यादा गुस्सा तो पिया के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। अपनी दोनों हथेलियों को कसकर मुट्ठी बना ली और अपनी गुस्से भरी नजरों से बानी को ही देखे जा रही थी। वही खड़ी बानी, वो अपनी सिर नीचे करके खड़ी हुई थी। कविता, गौतमी और अरुणिमा दोनों को आंखों से इशारा किया। वे दोनों भी अपनी सास की इशारा भी समझ गई। वे दोनों जल्दी से उठकर बानी को एक सिंगल सोफे पर बिठा दिया। कविता तेजवीर की ओर देखते हुए बोली, तेज, अब बोलो, अब ये लड़की तुझे पसंद आई कि नहीं? अगर नहीं आई है तो भी मुझे बताना, क्योंकि मेरे तीसरे पोते से ही तैर कर दूंगी। नहीं दादी माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। तेजवीर बिना सोचे समझे ना आव देखा ना ताव एक ही झटके में कह दिया। उसको ऐसा कहता हुआ देख सब लोग हंसने लगे सिवाय कश्यप परिवार के। तभी एडवोकेट त्रिपाठी ने कहा, मिस्टर सिंह, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। मिस बानी, मैं चलता हूँ। दामोदर और बानी त्रिपाठी को जाने की अनुमति देने के बाद एडवोकेट त्रिपाठी वहां से चला गया। वही खड़ी होकर देख रही पिया गुस्से से और भी ज्यादा लाल पीला हो रही थी। बिना कुछ सोचे समझे वहां से अपने कमरे की ओर भाग गई। उसके पीछे पीछे उसकी बुआ भी चली गई। रूपाली भी पिया के कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी अचानक से कविता बोली, अरे आप कहाँ जा रही है? हमें तो शादी की बात भी तो करनी है। ये सुनकर रूपाली को गुस्सा तो आया था, लेकिन अपनी गुस्से को दबाते हुए नकली मुस्कान के साथ कहा, जी ठीक है। एक नज़र महेश की ओर देखा जो आंखों से इशारा किया वही रोकने के लिए। रूपाली भी चुपचाप वही खड़ी हो गई। हालांकि रूपाली के मन में बानी के लिए और भी ज्यादा कड़वाहट भर गई थी, लेकिन चुप रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मिस्टर दामोदर सिंह सबके ओर देखते हुए कहा, देखो भाई, मुझे तो बानी बेटा बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इसलिए मैंने सोचा है 1 महीने के अंदर अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर शादी का तारीख फिक्स कर देते हैं। बहुत ही धूमधाम से होनी भी तो चाहिए। दामोदर की बात सुनकर पूरे परिवार मंजूरी में हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन तेजवीर थोड़ा परेशान होते हुए अपने दादाजी से कहा, दादाजी। तेजवीर की आवाज़ सुनकर सब लोग उसके तरफ देखने लगे। दामोदर तेजवीर को देखते हुए कहा, हाँ कहो, क्या कहना चाह रहे हो? दादाजी, मैं शादी ज़्यादा जोरों शोरों से करना नहीं चाहता हूँ, और इस शादी में ज़्यादा लोगों को भी इनवाइट नहीं करेंगे। जितना हो सके उतर ही सिंपल और मीडिया के नज़रों के सामने आए बैगर ये शादी होगी। तेज आराम से अपनी बात को अपने परिवारों के सामने रख दिया। वही महेश रूपाली को समझ नहीं आया कि तेज ऐसा क्यों कह रहा है। उनके दिमाग के पल्ले में पड़ना शायद थोड़ा मुश्किल था। वही बानी को भी समझ में नहीं आया और अपनी सोच में डूब गई। चैप्टर 56, जैसे करनी वैसे भरनी। बानी को तेजवीर की बात का मतलब समझ ही नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसे एक बात याद आई जो पिछले जन्म में हुई थी। पिछले जन्म में भले ही बानी और तेजवीर की बातें ज़्यादा नहीं हो पाती थी, फिर भी वो थोड़ी बहुत तेजवीर के बारे में जानने की कोशिश करती थी। तब उसे पता चला था कि तेजवीर जितने ऊंचाई तक पहुंचा था उतना ही दुश्मन बन गए थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि तेजवीर को दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बना लिया है।
जिस वजह से पिछले जन्म में भी ये शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी, ज़्यादा मेहमान भी नहीं थे और ना ही ज़्यादा पब्लिसिटी किए थे, और इस जन्म में भी वैसा ही हो रहा था। बानी को वे सब यादें आते ही बानी को लगा कि तेजवीर जो कह रहा है वे सही कह रहा है, इसलिए वो भी तेजवीर की बातों से सहमत होते हुए कहा, वो जैसे कह रहे हैं वैसे ही होने दीजिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बानी की बात सुनकर सब लोग भी मंजूरी दे दी। तो फिर ठीक है, हम ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करेंगे, बस दो परिवारों के बीच ही शादी होगी और ना मात्र में मेहमान को बुलाएंगे, दामोदर सिंह ने कहा। कुछ देर तक बातें होने के बाद पूरा सिंह परिवार कश्यप विला से चले गए। आज बानी खुश तो थी, लेकिन उसके दिमाग में पिछले जन्म में हुई कुछ घटनाओं को याद करने लगी। उसके पिछले जन्म में हुई कुछ घटना एक एक्स-रे विजन में एक फिल्म की तरह बानी के दिमाग में घूमने लगे। बानी को जैसे ही पिछले जन्म में शादी की सच्चाई अब उसके सामने आई तो वो थोड़ी हैरान हो गई। उसके चेहरे पर मिली जुली भाव दिखाई दे रही थी, कभी खुश तो कभी गुस्सा, कभी आश्चर्य तो कभी चीड़ जैसे भाव। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी बेवकूफ़ होने पर हंसे या रोए। उसके चेहरे से ये पता चल रहा था कि वो किसी भी पल पागलों जैसे हरकत ज़रूर करेगी। बानी को अब महेश और रूपाली की चालाकी से बनाए प्लानिंग पर बहुत ही ज़्यादा मन ही मन तारीफ करने लगी। तो वही पिया के लिए, अब पिया के बारे में क्या बताए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जहरीली से बनी एक नागिन थी। पिया को कौन सी नाम से उसे संबोधित करे, क्योंकि पिया की खतरनाक चेहरे के सामने वे सभी खलनायक के नाम भी फीका पड़ जाएं। पिछले जन्म में भी तेजवीर के शादी का रिश्ता बानी के लिए ही आया था, ना कि पिया के लिए, लेकिन उस वक्त भी रूपाली जाने अनजाने में बानी को घर से बाहर भेज दिया था, वो भी मंदिर को, और बानी एक बेवकूफ़ की तरह रूपाली की बात मानकर वो मंदिर के लिए चली गई। जैसे ही बानी घर से बाहर चली गई थी उसी वक्त सिंह पूरे परिवार के सभी गाड़ियां कश्यप विला में दाखिल हुआ था। बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसे आज हुआ था। तभी मिसेज कविता ने पिया के बदले बानी को ही चुना था, और आज भी वही हुआ। फर्क इतना हुआ कि उस वक्त बानी अपने खुद के लिए नहीं लड़ी थी, लेकिन आज वो अपने खुद के लिए लड़ी थी। पिछले जन्म में बुआ के वजह से ही पिया को एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था, और आज ऐसा ही होने वाला था अगर हम वक्त पर बानी ना आती तो। पिछले जन्म में बुआ कात्यायनी के बातों में कविता इमोशनली बुरी तरह से फंस चुकी थी, जैसे आज फंसने वाली थी अगर बानी सही समय पर ना आई होती तो। पिछले जन्म में मिसेज कविता ने बानी और ऋषभ की सगाई वाली बात मान चुकी थी, और बानी के बदले पिया से ना चाहते हुए भी तेजवीर का रिश्ता पिया से जुड़ना पड़ा था। पिछले जन्म में जब बानी मंदिर से होकर आई तो तब तक सिंह परिवार जा चुके थे। उस समय बुआ ने बताया था कि तेजवीर और पिया का रिश्ता तय हो गया है, और ये बात बानी बड़े ही आसानी से खुशी खुशी मान गई थी। उस समय पिया के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कान हमेशा रहा करती थी, लेकिन आज का समय में अब पिया के चेहरे पर एक खतरनाक गुस्सा साफ दिखाई देने लगी थी, क्योंकि उसका सारा सपना पूरी तरह से बर्बाद जो हो गया था। पिछले जन्म में शादी के दिन महेश, रूपाली और बुआ तीनों मिलकर बानी को किडनैप करवा के मारने का प्लानिंग बना लिया था। उनका दूसरा सपना पूरा जो होने वाला था। पहला सपना तो पूरा हो ही चुका था, उसका प्रॉपर्टी हड़प कर, लेकिन बानी को अभी तक पता नहीं थी। दूसरा सपना ये था बानी की दिल निकाल कर निम्मी को जो बचाने का था, लेकिन अफसोस हुआ भी वैसा ही, लेकिन थोड़ा बदलाव के साथ। या यूं कहें कि भगवान ये नहीं चाहता था कि बानी की जिंदगी उसी समय हो या ख़त्म हो जाए। जब शादी के दिन बानी काम में लगी हुई थी, तब कुछ लोग खाना बनाने वाले भेष में 4 से 5 हटे कट्टे आदमी कश्यप विला में दाखिल हो गए थे। इसके बारे में बानी पूरी तरह से अनजान तो थी, लेकिन महेश और बाकी लोग तो नहीं थे। अब रात का समय, बारात लेकर लड़के वाले आने का समय हो चुका था। तभी रूपाली जल्दी से बानी के पास जाकर कहा, बानी, जल्दी से स्टोर रूम में जाओ और जाकर पुरानी अलमारी के पास कुछ पूजा की सामान रखा हुआ है, उसे लेकर आओ। पंडित जी वे सामान मांग रहे हैं, जाओ जल्दी, अब किसी भी वक्त लड़के वाले आते होंगे, देर मत करना। बानी भी जल्दी से, जी मैं अभी जाकर ले आती हूँ, कहकर वो स्टोर रूम के ओर चली गई। और दूर खड़ा महेश ये देखकर रूपाली को हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपना फ़ोन निकालकर बानी स्टोर रूम में गई हुई बात को उन गुंडों को बता दिया। वे गुंडे भी अपना काम करने जल्दी से पहुंच गए। लेकिन कहा था ना, भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। पिया की बदकिस्मती कहे या बानी की खुशकिस्मती, पिया ऋषभ के साथ पहले से ही चोरी चुप के स्टोर रूम में खड़ी होकर बात कर रही थी।
तभी उसके कानों में कदमों की चलने की आवाज़ आने लगी। ये देख पिया जल्दी से हड़बड़ाते हुए ऋषभ को उस अंधेरे स्टोर रूम के खिड़की से बाहर भेज दिया और अपने आप को ठीक करके कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। बानी जैसे ही स्टोर रूम में दाखिल होने वाली थी तभी किसी ने अपनी मजबूत हाथ से उसके मुंह पर रख दिया, वही दूसरी दीवार के ओर एक अंधेरे कमरे में ले गया। इतना अचानक से हुआ कि बानी डर के मारे कांपने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन मुंह बंद होने के वजह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। बानी उस इंसान को नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो इंसान बानी के पीठ के पीछे खड़ा था। दूसरी तरफ जैसे ही पिया बाहर निकली, जाने अनजाने में वे गुंडे पिया के सिर पर एक काले कपड़े से ढक दिया और उसका मुंह बंद करवा के उसे बिना देरी किए कश्यप विला से लेकर चले गए थे। जैसे करनी वैसे भरनी, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले वो उन्हीं की गड्ढे में गिर जाते हैं। बानी की जगह पिया किडनैप हो चुकी थी, लेकिन महेश, रूपाली और बाकी सब इस बात से अनजान थे। उन गुंडे लोग महेश को एक मैसेज करके बता दिया कि सर आपका काम हो गया। ये सुनकर महेश बहुत ज़्यादा खुश हो गया और एक मैसेज करके बताया कि गुड, शादी खत्म होने के बाद मैं तुरंत पहुंचता हूं, तब तक उसे छोड़ना मत। जी सर, इतना कहकर वे गुंडे पिया को बहुत दूर ले जा चुके थे। चैप्टर 57 दोबारा पढ़ा तब पढ़। वे गुंडे पिया के सिर से काला कपड़ा नहीं हटाए थे, उसे बहुत दूर तक लेकर जा रहे थे, लेकिन अंधेरे होने के वजह से ये बताना मुश्किल था कि कहाँ लेकर जा रहे थे। तभी उनके गाड़ी एक जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटी फूटी गोडाउन जैसा दिखने वाला जगह पर रुकी और बिना देरी किए पिया को घिसटते हुए अंदर लेकर चले गए। यहाँ कश्यप विला में शादी का मुहूर्त हो गया था। यहाँ अंधेरे कमरे में बानी अभी भी डर के मारे कान पे जा रही थी और बार बार उस आदमी से छूटने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी कानों में एक आदमी की आवाज़ आई, शांत रहो, अगर तुम सच में इस परिवार की भला चाहती हो तो जैसे मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना होगा, वरना। बानी ये सुनकर डरते हुए अपनी कांपते हुए आवाज़ में बोली, वरना क्या? वरना तुम्हारे परिवार के कोई भी इंसान नहीं बचेगा, आदमी ने कहा। ये सुनकर बानी और भी ज़्यादा डरने लगी, रोते हुए बोली, आप चाहते क्या है और आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? चुप, सवाल जवाब करने के लिए ये कोर्ट नहीं है और तुम वकील और मैं मुजरिम, मेरा मतलब है जज नहीं हूँ। चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, वरना मेरे आदमी लोग तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य को मार डालेंगे। मेरे आदमी लोग तुम्हारे परिवार पर पूरी तरह से नज़र रखी गई है, इसलिए चुपचाप मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। नहीं, उन्हें कुछ मत करना, जैसे आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। बताइए मुझे क्या करना होगा? बानी डरते हुए कहा। आदमी ने कहा, तुम दुल्हन बनकर मंडप में बैठना होगा। क्या? बानी हैरान होते हुए बोली। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है? क्या तुम अपने परिवारों को खोना चाहोगे? जल्दी बताओ, समय नहीं है, बोलो, आदमी ने कहा। बानी परेशान होते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, आज पिया की शादी है, पिया ही बैठेगी ना, बानी ने कहा। वो आदमी मन ही मन चिढ़ते हुए कहा, हे भगवान, ये लड़की क्यों नहीं मान लेती? ये नहीं मानी तो बॉस मुझे कच्चा चबा जाएंगे और मेरा बोनस भी काट लेंगे। हे अब मेरी माँ मान जाओ प्लीज़। वो आदमी मन ही मन कहे जा रहा था, तभी उसकी कानों में बानी की आवाज़ आई, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। ये सुनकर वो आदमी ने कहा, ठीक है तुम जाओ, जैसे तुम एक कदम आगे बढ़ाओगी वहाँ एक लाश नीचे गिरे पड़े मिलेंगे तुझे, बाद में पछतावे के साथ कुछ नहीं मिलेगा, सोच लेना। मैं अब एक कॉल का बटन दबाया तो वहाँ लाशों का ढेर मिलेगा तुझे, जल्दी बताओ क्या सोचा है तुमने? बानी ये सुनकर डर के मारे और भी ज़्यादा कांपने लगी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना प्लीज़, आप जैसे चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। गुड, वेरी गुड, ज़्यादा होशियार नहीं, वैसे बाहर तो ज़ोरों से म्यूज़िक चल रही है, यहाँ तुम चिल्लाना भी चाहोगी तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बाहर के लोगों को सुनाई देने से रहा, समझी? और ये लो दुल्हन के कपड़े, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो आदमी हल्दी से एक पॉलीथिन कवर बैग देते हुए कहा और वहाँ उस कमरे से चला गया। जैसे ही वो आदमी बाहर लाइट के रोशनी में आया, उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि तेजवीर का असिस्टेंट राघव ही था। एक गहरी सांस छोड़ते हुए जल्दी से जाकर तेजवीर के पास खड़ा हो गया। तेजवीर समझ गया था कि राघव ने काम कर दिया है। अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए आराम से बैठा रहा।
जैसे ही पंडित ने कहा, दुल्हन को लेकर आइए, मुहूर्त का समय हो गया है, रूपाली पिया को लेने जैसे ही पीछे मुड़ी सीढ़ियों से उतरती हुई आ रही पिया यानी बानी पर पड़ी। वैसे दुल्हन सिर पर घूंघट होने के वजह से चेहरा किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे सब लोग पिया ही समझ रहे थे, सिवाय तेज और राघव के। रूपाली जल्दी से जाकर बानी को ले आए और मंडप पर बिठा दिया। उसके चेहरे पर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। सब मेहमान को हंसते हुए चहकते हुए स्वागत करे जा रही थी। तेजवीर पहले से ही मंडप में बैठा हुआ था। जैसे ही बानी उसके बगल में आकर बैठी, तेजवीर अग्निकुंड की ओर देखते हुए हल्के से मुस्कुराने लगा। वही बानी अपनी आंखों में आंसू लिए बैठी हुई थी। आखिर का 1 घंटे बाद दोनों की शादी संपन्न हो गई थी। बानी को पिछले जन्म में हुई इस शादी को याद करते ही उसका चेहरा शर्म के कारण लाल हो गया था और एक बार फिर अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा। लेकिन बानी अब पूरी तरह समझ गई थी, तेजवीर पिछले जन्म में भी शादी के दिन उसको बचाया था, या ये कहे कि तेजवीर हमेशा से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार ही रहता था। वो ही थी जो बार बार उससे दूर भागती थी। बानी अपनी पिछले जन्म में हुई शादी का राज पता चलते ही उसके चेहरे का हाव भाव बदल ही गया। उसका मन अब और भी ज्यादा खट्टा हो गया था कश्यप परिवार के लिए। बानी इन सब ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी पूरे हॉल में एक जोरदार थप्पड़ मारने की आवाज़ गूंजी। बानी को एहसास हुआ कि उसका गाल गर्म होकर जल रहा है। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे थप्पड़ मारा है। उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो सामने गुस्से से जलती हुई पिया खड़ी हुई थी। अपनी आंखों में जलती हुई अंगार लेके बानी को मार डालने वाले नज़रों से उसे देख रही थी। पिया की ऐसे बदतमीजी अब बानी को भी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। पिया अपनी लाल हुई आंखों से गुस्से में जबड़े भींचते हुए बोली, यू बिचर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने की? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने जो सपना देखा था वो सपना पूरा बर्बाद कर दिया तूने। गंवार लड़की, पता नहीं कौन सी गंदी नाली के कीड़े की खून हो तुम। हमारे घर में आकर हमारे साथ चिपक गई हैं। तुम्हें जन्म देने वाली भी वो औरत भी किसी गंदी। पिया आगे कुछ कह पाती तभी बानी ना आओ देखा और ना ही ताओ सीधे पिया के गाल पर तप्पड़ बरसाने लगी। बानी भी गुस्से से अब पूरी तरह से भर चुकी थी। ऊपर से पिछले जन्म का बदला भी तो था। ये बता कि तुझे किसने हक दिया कि मेरे ही सामने मुझे जन्म देने वाली औरत को गाली दे? तुझे नहीं लगता मिस पिया तू इतनी घटिया लड़की है? हमेशा तुम्हारे मुंह से गंदी शब्द निकालती रहती है। ये संस्कार कहीं तुम्हें तुम्हारी माँ से तो नहीं मिला ना? हा, इसका मतलब तुम्हारी माँ भी एक। यू नो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे ही बानी ने ये कहा, पिया के साथ साथ रूपाली और बाकी सब हक्के बक्के रह गए। पिया को फिर से थप्पड़ पड़ता हुआ देख अब रूपाली से रहा नहीं गया। गुस्से से तिलमिलाती हुई बानी के पास गई और उसे मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, लेकिन वो उसे मार पाती बानी भी अपनी फुर्तीली दिखाती हुई रूपाली का हाथ वही बीच में रोक लिया। चैप्टर 58 शादी की तैयारी। रूपाली ने देखा कि बानी उसका हाथ पकड़ के रखा है। ये देखकर और भी ज्यादा आग बबूला हो गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, बानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे हाथ पकड़ सको? मेरे ही घर में रहकर मुझे ही उलट जवाब देने लगी हो। ऊपर से मेरी बेटी से भी बदतमीजी करने लगी हो। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ तुम, और तुम्हारी ये गंदी शक्ल भी मत दिखाना, समझी तुम? इतना कहते ही उसकी सांसें तेजी से फूलने लगी थी। वही थोड़ी दूर खड़ा महेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि बानी इतनी क्यों और कैसे बदल गई। रूपाली की बात सुनकर बानी एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए बोली, ठीक है, वैसे कौन रहना चाहता है यहाँ? आज से मैं इस घर को छोड़ रही हूँ। उसकी बात सुन बुआ गुस्से में बोली, बानी, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस घर में तू इतने साल रहती आ रही है और जिस घर में तू इतनी साल तक पनाह ले रही थी, आज तक तुझे बेटी जैसी प्यार दिया और सगी बेटी, और तुम्हें कोई भेदभाव नहीं किया, फिर भी तुम ऐसा सिला दे रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ऐशान फरामोश निकलोगी। बुआ और कुछ आगे कहने वाली थी कि तभी बानी अपना एक हाथ दिखाते हुए उसे चुप करा दिया और अंदर के गुस्से को शांत कराते हुए बोली, बुआ, आप भी अच्छी तरह जानती हो, जब तक दादी माँ थी तब तक मैं उनके साथ थी और उनके कहने से ही मैं यहाँ पर रुकी हुई थी, वरना मैं कब का अनाथ आश्रम में चली गई होती। और मैंने दादी माँ से वादा भी किया था कि कभी भी मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और आगे भी कभी इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी।
क्योंकि मैं दादी माँ को दुख देना नहीं चाहती थी, लेकिन अब हालात अलग है। अब दादी माँ नहीं है और ऊपर से आप ही लोग चाहते हैं कि मैं इस घर से निकल जाऊँ, तो मेरी भी फर्ज बनती है कि मुझे आप लोगों की बात भी मान लेनी चाहिए। क्यों बुआ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? और रही बात एहसान फरामोश की, तो देखो बुआ, मैंने भी यहाँ रहने की और खान पान के लिए भी पैसे दिए हैं, चाहो तो अपने भाई महेश जी से पूछ लीजिए। बानी की हर एक शब्द उन सबको मुंह बंद करवा रही थी। उनके पास बानी के बातों का कोई भी जवाब नहीं था, आखिर कहे तो क्या कहे। लेकिन वे लोग ये भी नहीं चाहते थे कि बानी उनको उल्टा जवाब दे। वैसे तो उनका सारा प्लान खराब हो रहा था, और अब बानी घर छोड़कर चली गई तो उनका दूसरा प्लान भी खराब हो जाएगा। महेश रूपाली को अपनी आंखों से इशारा किया, जो वो अच्छी तरह से समझ गई, लेकिन इस बार वो महेश के इशारों पर कोई भी ध्यान नहीं देती, और वो बानी से बोली, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन अब नहीं। उसकी बात पर बानी रूपाली को बड़े ही गौर से उसको देखने लगी, तो वही बुआ, महेश और पिया वे लोग कंफ्यूज होकर रूपाली को ही देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर में रूपाली क्या करना चाह रही थी। वही बानी रूपाली का चाल बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी, वो क्यों ऐसे कह रही है, लेकिन बानी वो कुछ नहीं कहती, बस वो ये देखना चाहती थी कि रूपाली आगे क्या करेगी। हालांकि बानी इन लोगों से रग रग से वाकिफ थी, फिर भी वो चुप रहना ही उचित समझ लिया था। उसे चुपचाप खड़ा देख रूपाली आगे बोली, देखो बानी, तुम जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद, उससे पहले नहीं, वरना बीसिंग परिवार क्या समझेंगे। क्या तुम उनके सामने हमारा इज्जत निकलवाना चाहती हो? उन लोगों के नज़रों में हम नीचे गिर जाएं? नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ऊपर से लोग क्या सोचेंगे कि सगी बेटी और मुंह बोली बेटी में भेदभाव किया। नहीं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर तुम इस घर से जाओगी तो वो शादी की बात ही, समझी? इतना बोलकर रूपाली जल्दी में अपने कमरे की ओर चली गई। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए। उन्हें जाता हुआ देख एक आह भरते हुए देख बुदबुदाए, अजीब लोग हैं पागल कहीं के, और अगले ही पल अपना चेहरा सीरियस करते हुए बोली, तो तुम लोग एक बार फिर उस घटना को दोबारा से दोहराने वाले हों, लेकिन इस बार भी तुम लोगों की चाल कामयाब नहीं होने वाला है मिस्टर एंड मिसेज कश्यप, क्योंकि इस बार भी मुझे मेरे पति ही बचाएगा। फर्क इतना है, इस बार तुम लोगों की चाल के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लोग देखने के लिए तैयार रहना, इस बार भी नाकामयाब होते हुए। इतना कहकर अपने कमरे की ओर चली गई। देखते देखते 2 हफ्ते बीत गए। ना ही कश्यप परिवार बानी से बात करने की कोशिश की थी और न ही उसको देखने की जरूरत। महेश रूपाली नौकरों से पता चली जाती थी कि बानी क्या कर रही है और क्या नहीं। बानी को भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो अपनी ही कामों में बिजी होने लगी थी। अगले दिन सुबह 11 बजे कश्यप विला के डोर बेल बजी। जल्दी से एक नौकर जाकर दरवाज़ा खोल दिया। नौकर ने देखा कि सिंह परिवारों से गौतमी, अरुणिमा और कुछ लोग आए हैं, तो जल्दी से ग्रीट करते हुए अंदर आने के लिए कहा और बैठने के लिए कहकर जल्दी से महेश और रूपाली को बुलाने चला गया। गौतमी, अरुणिमा कुछ नौकरों के साथ कश्यप परिवार आई हुई थी। वे लोग बिना कुछ कहे ही अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। गौतमी और अरुणिमा के मन में रूपाली और महेश के लिए नाराज पैदा हो गई थी, क्योंकि आने से पहले उन्होंने कॉल करके बता दिया था कि वे लोग आ रहे हैं, फिर भी वो उनके पास मौजूद नहीं थे। ऊपर से इंतज़ार करवाना पड़ रहा था। तभी किचन की ओर जाते हुए बानी की नज़र गौतमी और अरुणिमा पर पड़ी, जो हॉल में बैठते। जल्दी से उनके पास जाकर बड़े ही रिस्पेक्ट से सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए बोली, आंटी आप लोग यहाँ, कोई काम हो तो मुझसे कह देते। बानी को देखकर उन दोनों की चेहरे पर मुस्कान आ गई। गौतमी बानी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, काम तो था, लेकिन ये बड़ों का काम था। आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, बानी ने कहा। उसकी बात सुनकर अरुणिमा बोली, अरे बानी बेटा, अब तो आंटी कहना बंद करो, अब हम दोनों तो आपकी होने वाले सास है, तो सासू माँ कहना आदत डालो। अरे सास भी नहीं बल्कि माँ ही कहना, आंटी वांटी नहीं, क्योंकि हम बहू नहीं बेटी से बात कर रहे हैं। अरुणिमा की बात सुनकर बानी थोड़ी इमोशनली हो गई। अगले ही पल इमोशनल पर कंट्रोल करते हुए दोनों से कहने लगी, माँ, बड़ी माँ आप दोनों बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बानी पीछे मुड़कर जापति या वे लोग कुछ कहते उसी समय रूपाली अपनी हाथों में चाय नाश्ते की ट्रे लेकर हॉल में आती हुई बोली, अरे बानी बेटा, तुम्हें लाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ है ना। अरे बैठिए, आप लोग खड़े क्यों हैं समधन जी?
अरुणिमा को रूपाली की बात कुछ खास पसंद नहीं आया था, फिर भी वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई, साथ ही गौतमी बानी के साथ सोफे पर बैठ गई। अरुणिमा सीधे पॉइंट पर आती हुई बोली, मिसेज कश्यप, अभी तो शादी के लिए बस कुछ ही दिन यानी 15 दिन बचा है। आपको तो पता ही है, तो शादी की तैयारी कल से शुरू करनी है, तो आज हमारे ओर से कुछ शगुन ले आए हैं दुल्हन के लिए। इतना कहकर अरुणिमा अपनी एक हाथ से एक सर्वेंट को इशारा कर दिया। उस सर्वेंट ने जल्दी से 2-3 सर्वेंट्स के साथ हाथ में बड़े बड़े शगुन की थाली लेकर सामने आए और बीच में रखा हुआ कांच के टेबल पर रख दिए। ये देखकर रूपाली की आंखों में लालच और जलन साफ नजर आने लगी थी। अरुणिमा और गौतमी अच्छी तरह से जान रहे थे कि रूपाली की मन में क्या है, उसकी आंखों से ही साफ पता जो चल रहा था, फिर भी वे लोग कुछ नहीं कहा। अरुणिमा आगे कहा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी शादी की तैयारी जल्दी से शुरू कर देंगे। जानकारी के लिए बता देती हूँ, ठीक 2 दिन बाद खरीदारी की तैयारी शुरू होने वाली है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही समय पर पहुँच जाएंगे। रूपाली को उनके बातों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं बोली या कुछ कहने की औकात नहीं थी। चैप्टर 59 पहली बार तेज और बानी की बातें। रूपाली को उनके बातों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं बोली या कुछ कहने की औकात नहीं थी। गौतमी और अरुणिमा दोनों ही जाने के लिए उठ खड़ी हुई और दोनों ही बानी के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर वहां से जाने लगी। तभी जाते जाते अचानक से गौतमी रुक गई। ये देख अरुणिमा और बाकी के सर्वेंट भी रुक गए। उन सभी को रुकता देख रूपाली को समझ नहीं आया। तभी गौतमी अपने साथ आए सर्वेंट से बोली, जाओ जाकर वहां रखे सभी शगुन का सामान को बानी के कमरे में रख कर आओ। वो क्या है ना, बहुत ही कीमती चीज है, एक भी खो गया ना तो हमारे सासू माँ गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि हमारे माँ जी बानी के लिए बड़े ही प्यार से भिजवाया है। आने वाले फंक्शन में ये सभी पहने होंगे, इसलिए। समझ गई बानी बेटा। बानी गौतमी की बातों को अच्छे से समझ गई थी, अपने मुंह पर हाथ रख कर अंदर ही अंदर हंसने लगी, क्योंकि गौतमी इनडायरेक्टली रूपाली को चोर कह रही थी। वही रूपाली बहुत ज्यादा बेइज्जती, गुस्सा, असहज महसूस करने लगी। सिंह परिवार के सर्वेंट्स गौतमी के हिसाब से सभी सामान बानी के कमरे में रख दिए थे। वैसे बानी का कमरा बहुत ही छोटा और सिंपल सा था, और ना के बराबर सामान उस छोटे से कमरे में सारे शगुन के सामान से भर चुके थे। गौतमी और अरुणिमा दोनों वहां से चले गए। वे लोग जाते ही रूपाली गुस्से से लाल होकर बानी को देखने लगी, लेकिन बानी से बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे की ओर चली गई। बानी अपने कमरे की ओर चली गई। जैसे ही वो कमरे में आई, उसने देखा कि सारा सामान उसके छोटे से बेड पर ही रखा हुआ है, तो उसने जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक एक बड़ी थाली को साइड एक जगह पर रख दिया। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में सारे सामान को देखने का मन करने लगा। उसने जल्दी से जाकर सारे सामान को देखने लगी। कुछ गहनों में सोने की कंगन, बंगल्स, अंगूठियां, पायल, हार, कपड़ों में हर वो एक चीज, अलग अलग टाइप के साड़ियां, लहंगा, घाघरा, चोली, हर एक चीज मौजूद थी। बानी को ये सब चीजें देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पिछले जन्म में ये सब वो पहले से ही देख चुकी थी। बानी वे सभी चीजें सही से रखकर अपनी बेड पर आकर बैठ गई और साइड पर रखा हुआ फोन को उठाकर स्क्रॉल करने लगी। अचानक से उसे याद आया कि उसके पास तेजवीर का नंबर है ही नहीं। एक आह भरते हुए बुदबुदाई, काश आपका नंबर मेरे पास होता। बस इतना ही कहा था कि अचानक से उसकी दिमाग की बत्ती जल उठी। अरे हाँ, मेरे पास तो उनके दी हुई वो कार्ड तो है ना जिस पर तेजवीर का नंबर है। बानी जल्दी से उठकर अपने बैग में से वो कार्ड ढूंढने लगी। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार वो नंबर मिल ही गया। जल्दी से अपना मोबाइल में नंबर डायल करके कान के पास ले आई। जैसे जैसे रिंग हो रहा था, वैसे ही बानी का दिल जोरों से धड़कने लगा था, मानो अभी ही उसका दिल निकलकर बाहर ही आ जाए। जल्दी से फ़ोन कट करके अपने आप को शांत करने लगी। अपने आप को शांत करके बैठी ही थी कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की आवाज़ से तो पहले बानी डर गई। अपने आप को सिर पर थपकी मारते हुए बोली, बानी तू भी ना। कुछ रिंग होने के बाद आखिरकार कॉल उठा लिया। बानी बिना हेलो बोले कान के पास लाकर बस सामने वाले की आवाज़ सुनने लगी। सामने से राघव की आवाज़ आई, हेलो हेलो, हूँ इस दिस। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? बानी ये सुनकर उसके मुंह से एक भी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। एक गहरी सांस लेकर आखिरकार बोली, हेलो।
राघव ने जैसे ही ये आवाज़ सुना तो पहले अपने कान से मोबाइल हटाकर मोबाइल स्क्रीन को देखने लगा, फिर कान पर लगाते हुए पूछा, जी कहिए आप कौन? बानी बोली, जी मैं बानी बात कर रही हूँ। राघव ने बानी नाम सुना तो उसने तुरंत जाकर तेजवीर, जो एक सीरियस मीटिंग में बैठा हुआ था, सब लोग उसका गुस्सैल चेहरे को देखकर डर के मारे पसीने छूट रहे थे, अंदर ही अंदर भगवान को याद करके मन ही मन विनती कर रहे थे कि कोई आकर उन लोगों को बचा ले। और हुआ भी वैसा ही। भगवान भी उन सभी स्टाफ के विनती भी सुन ली। तभी राघव मीटिंग हॉल के दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और तेजवीर के पास जाकर उसके कान में कहा, बॉस बानी मैम का कॉल है। जैसे ही तेजवीर ने ये सुना तो तुरंत राघव के हाथ से फ़ोन लेते हुए अपनी कड़क आवाज़ में कहा, मीटिंग इज़ ओवर। ये बात दूसरी ओर बानी भी सुन ली थी। उसने जैसे ही तेजवीर की कड़क आवाज़ सुनी उसका दिल हलक में ही आ गई। बानी अंदर ही अंदर डरते हुए बोली, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया, गलत टाइम पर कॉल कर दिया, अब क्या करूँ, कहीं वो मुझ पर गुस्सा तो नहीं निकालेंगे ना। अपनी मन में पता नहीं कहाँ से अजीबों गरीब ख्यालों में डूबी हुई थी, तभी सामने से तेजवीर की आवाज़ आई, हेलो। बानी ने जब ये सुना तो वो हाथ पैर कांपना शुरू हो गए। बानी कुछ बोलता ना देख तेजवीर ने कहा, बानी आर यू ओके? तेजवीर के मुंह से अपना नाम वो भी पहली बार सुनकर बानी की गाल शर्म से लाल हो गए। बानी धीरे से बोली, वो माँ और बड़ी माँ घर आई थी। तेजवीर ने जैसे ही बानी के मुंह से माँ और बड़ी माँ सुना तो उसके चेहरे पर हल्की से मुस्कान आ गई। वैसे तेजवीर को हर एक खबर पहले से ही पता रहता था, चाहे वो घर के मेंबर्स के बारे में हो या बानी के बारे में, सब कुछ पहले से ही पता चल जाता था। इसलिए आज जो कुछ भी हुआ था इसके बारे में भी तेजवीर को पता था। लेकिन बानी के मुंह से अपने माँ और बड़ी माँ के लिए प्यार से माँ बड़ी माँ बुलाते देख उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तेजवीर अपनी खुशी को मन में ही छुपाते हुए कहा, हम उद्धरण चिन्ह। बानी ने जब ये सुना तो आगे बोली, वो सगुन का सामान देने आए थे। तेजवीर एक बार फिर हम में जवाब दिया। जैसे ही बानी ने तेजवीर के मुंह से हम शब्द सुना तो वो और भी ज़्यादा चिढ़ गई। दूसरी तरफ तेजवीर को अच्छे से पता चल रहा था कि बानी को गुस्सा आ रहा है। अपनी आवाज़ में थोड़ा सॉफ्ट लाते हुए कहा, मुझे पता है, आज मोम और बड़ी मोम तुमसे मिलने आने वाली है, वैसे शाम को तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट्स है। गिफ्ट्स? बानी छोटी बच्ची की तरह चाहते हुए कहा तो तेजवीर हल्की सी स्माइल के साथ कहा, हाँ, वैसे हमारे सगाई और शादी इतनी जोरों शोरों से नहीं होने वाली है, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो, इसलिए मेरे तरफ से एक गिफ्ट्स है। ठीक 6 बजे तुम्हें लेने राघव आएगा, तैयार रहना, ओके? बानी को समझ ही नहीं आ रही थी कि कहे तो क्या कहे, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार रहूंगी, आप काम कीजिए, मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना कहकर कॉल काट दिया। बानी के मन में हज़ारों तितलियां उड़ने लगी थी। आज पहली बार तेजवीर से ऐसे बात जो की थी एक बीवी की तरह, ये सोचकर उसका गाल शर्म से लाल होता ही जा रहा था। लेकिन दूसरी ओर तेजवीर का भी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे तो और बातें करने का मन कर रहा था, लेकिन वो ये भी अच्छे से समझता था कि बानी शर्म के वजह से ज़्यादा बातें नहीं कर पाई थी। चैप्टर 60 हैप्पी बर्थडे बानी। शाम के 6 बजे बानी जल्दी से तैयार हो रही थी, क्योंकि 6 बजने में बस 5 मिनट ही था, तो वो जल्दी जल्दी में तैयार हो रही थी। आज उसने ब्लैक कलर का साड़ी पहनी हुई थी। वैसे बनी के ड्रेसिंग में उसे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद था, चाहे वो पिछले जन्म में हो या अभी दूसरे जन्म में, उसका पसंद सबसे ज़्यादा साड़ी पहनने में ही था। उसकी खूबसूरती साड़ियों में और भी ज़्यादा आकर्षक दिखाई देने लगती थी। अपने दूध जैसा गोरे बदन पर और भी ज़्यादा निखर आ जाता था। जल्दी से अपने छोटे से अलमीरा में से एक ब्लैक कलर की साड़ी निकाल कर पहन लिया। अपने बालों को आधा बाल लेकर बीचों बीच एक हेयर क्लिप डाल लिया। माथे पर छोटी सी काली बिंदी, होठों पर हल्की गुलाब रंग का लिप बाम, आंखों में काजल, कानों में बाली, सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी बानी का फ़ोन रिंग करने लगा। बानी ने देखा कि उसका फ़ोन बज रहा है तो तुरंत जाकर फ़ोन को उठा लिया। सामने से राघव का आवाज़ आए, मैडम हम वेट कर रहे हैं, क्या आप तैयार है? जी मैं अभी 1 मिनट में आए। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। एक बार फिर आईने के सामने खड़े होकर एक नज़र डालने के लिए अपने आप को देखने लगी। सब ठीक कंफर्म करके जल्दी से अपना पर्स और मोबाइल लेकर कमरे से निकल गई। राघव ने देखा कि बानी आ गई है तो तुरंत उसने बानी के लिए गाड़ी का डोर खोल दिया।
ये देख बानी एक छोटी सी स्माइल देते हुए बोली, थैंक यू। राघव बस हाँ में सिर हिलाकर जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठ गया और गाड़ी को अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ा दिया। ये सब नज़ारा बालकनी में खड़ी होकर पिया गुस्से में देखे जा रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी उसके चेहरे का खून बाहर ही निकल कर आ जाए, इतना ज़्यादा गुस्से के वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका था। यहाँ राघव बानी को लेकर एक लग्जरी सनशाइन होटल पहुंच चुका था। बानी ने देखा कि वे लोग पहुंच गए हैं। गाड़ी से उतरते हुए पहले अपनी नज़रें को यहाँ वहाँ दौड़ाए। हर तरफ कलरफुल लाइट से वे पूरी जगह जगमगा रही थी, अंधेरे रात में जुगनू ही जगमगा रही हो। राघव बानी के पास आते हुए कहा, मैडम आइए। बड़े ही विनम्र से बानी को आगे का रास्ता दिखाते हुए होटल के अंदर लेकर गया। बानी ने देखा कि ये होटल सच में बहुत ज़्यादा लग्जरी था। राघव बानी को लेकर एक लिफ्ट के अंदर चला गया। बानी भी चुपचाप उसके पीछे पीछे बिना कुछ कहे जा रही थी। लिफ्ट एक बीप के साथ एक मंजिल पर रुक गई। ये देख राघव ने कहा, मैडम इससे आगे आपको खुद जाना पड़ेगा, आप यहाँ से सीधे जाकर लेफ्ट साइड मुड़ जाए। राघव की बात सुनकर बानी भी अपना सिर हाँ में हिला दी और अपना कदम आगे बढ़ा दी। बानी अपनी ख्यालों में सोचते हुए आगे बढ़ती ही जा रही थी। बानी को याद आता है कि पिछले जन्म में वो कभी कभी इतनी लग्जरी होटल में नहीं आई थी, लेकिन इस होटल का मालिक कौन है ये उससे अच्छे से पता था। इस होटल का ऑनर और कोई नहीं बल्कि तेजवीर सिंह ही था। बानी अपने ख्यालों में इन सारे बातों को याद करते हुए कब वो एक कमरे के आगे पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ी, आ गई। जैसे ही बानी ने ये आवाज़ सुनी वो पीछे मुड़कर देखा तो सामने तेजवीर खड़ा हुआ था। एक हाथ में अपना ब्लेजर और दूसरा हाथ अपनी पैंट के जेब में डालकर खड़ा था, जिसे वो और भी ज़्यादा आकर्षक, हैंडसम, चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए तो बानी उसके हैंडसम चेहरे में ही खो गई थी। हैंडसम, चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला, मस्कुलर बॉडी, दूध जैसा गोरा रंग, एकदम साफ नाक, काली आंखें, काले सिल्की बाल, एकदम परफेक्ट। अगर उसके खूबसूरत अट्रैक्टिव बॉडी में से गलती निकाले तो निकाले क्या? बानी और तेजवीर को देखकर ऐसा लगता था मानो भगवान ने दोनों को बड़े ही फुर्सत से बैठकर बनाया हो। तेजवीर भी बानी की खूबसूरती में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कितने देर से वो दोनों ऐसे खड़े हैं। तेजवीर भी कितने खूबसूरत लड़कियों को देखा था, लेकिन किसी को भी देखकर ऐसा फील नहीं हुआ था जैसे अभी इसी वक्त बानी को देखकर हो रहा था। तेजवीर जल्दी से अपने होश में आते हुए बानी के पास चला आया और उसके सामने खड़ा हो गया। आज दोनों का ही दिल जोरों जोर से धड़क रहा था। धड़कन की आवाज़ पूरे हॉल में ही सुनाई दे भी रही थी। वही बानी तेजवीर को देखकर कितना ज़्यादा खुश और इमोशनल हुई है खुद वो और भगवान ही जानता था। वही तेजवीर बानी को देखकर खुश तो बहुत था, लेकिन बेचारा उसे क्या पता था कि बानी उसके लिए कितना इमोशनली हुई है। अगर पता होता तो शायद उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। खैर, अब वे दोनों अपने अपने जगह पर सही भी थे। तेजवीर धीरे से उसके पास आकर धीमी लेकिन थोड़ा मजाक करते हुए कहा, तुम और कितनी देर तक यही रुकना पसंद करोगी? थोड़ा हमें भी तो बताए। वो क्या है ना, हम भी यही रुककर इंतजार करेंगे इसलिए। तेजवीर की आवाज़ सुनकर बानी थोड़ी हड़बड़ा गई और अपनी नज़र जल्दी से फेर ली और थोड़ी शर्माते हुए बोली, वो आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अब चलो। तेजवीर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। तेजवीर उसका हाथ पकड़ते हुए देख बानी की पेट में तितलियां उड़ने लगी, जिससे उसके पेट में गुदगुदी हो रही थी। तेजवीर उसका हाथ पकड़कर साथ लेकर जा रहा था। बानी की ध्यान तो अभी भी तेजवीर के ऊपर से हटी ही नहीं रही थी और उसे पता भी नहीं चला कि कब वो आकर एक जगह पर रुक गए हैं। बना को जब ये एहसास हुआ कि वो आकर एक जगह पर रुक गए हैं, अपनी नज़रें यहाँ वहाँ दौड़ने लगी। वहाँ का नज़ारा देखकर बानी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। धीरे से तेजवीर के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए धीरे से आगे बढ़कर हर तरफ देखने लगी। हर तरफ जुगनू की रोशनी से हर तरफ जगमगा रही थी और सच में इस बार रियल जुगनू ही हर तरफ उड़ रहे थे। ये एक ओपन एरिया में डेकोरेट किया गया था। कलर्स, लाइट्स, हर तरफ कैंडल्स की उजाला, ऊपर चांद की रोशनी और तारों से भरा पड़ा आसमान। ये सब देखकर बानी को फील होने लगा कि वो कहीं जन्नत में आए हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान इतनी बड़ी हो गई कि एक पल के लिए वो ये भूल ही गई थी कि तेजवीर भी वहाँ पर ही खड़ा है। हर तरफ जुगनू, छोटा सा वाटर माउंटेन, उसमें छोटे छोटे बतख और रंग बिरंगे बलून्स। बानी ये सब नज़ारा देखने में खो गई।
कि तभी तेजवीर आकर बानी के सामने खड़ा हो गया। बानी एक पल के लिए वो ठिठक गई, वो थोड़ी शाय फील करने लगी। तेजवीर अपनी एक उंगलियों से ऊपर देखने का इशारा किया। जैसे ही बानी ऊपर आसमान में देखा, पहले तो उसे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन अगले ही पल धीरे धीरे करके उसके आंखों के सामने हैप्पी बर्थडे बानी शाइनिंग लाइट से दिखाई देने लगी। ये देख बानी एकदम से हैरान हो गई। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Rebirth of Innocent Girl.